वेलकम मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर एलपीजी, नेफ्ता, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट ऑयल इत्यादि ये सब कैसे बनते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम में तो केवल एकमात्र पदार्थ क्रूड ऑयल ही डाला जाता है और इस क्रूड ऑयल से इतने सारे प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं, इनकी पड़ताल इस वीडियो में होने वाली है। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि इनके बनने में किन किन मेन फैक्टर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, यदि आप ऑयल एंड गैस रिफाइनरी मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं तो यह वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। कई प्रक्रिया संयंत्रों के प्रमुख तत्वों में से एक डिस्टिलेशन प्रणाली है। ऑपरेटरों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि डिस्टिलेशन प्रणाली कैसे काम करती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना उनके काम का हिस्सा है कि सिस्टम ठीक से चले। मित्रों, किसी भी डिस्टिलेशन प्रणाली का उद्देश्य एक तरल मिश्रण को दो या दो से अधिक घटकों में अलग करना है। पृथक्करण एक आसवन स्तंभ टावर में होता है जिसको डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन कॉलम के लिए फीड या चार्ज कहा जाता है और डिस्टिलेशन कॉलम में जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको कट या फ्रैक्शंस कहा जाता है। आइए मित्रों, इस उदाहरण में डिस्टिलेशन प्रणाली के सरलीकृत रिप्रेजेंटेशन पर एक नजर डालते हैं। फीड को एक टैंक में संग्रहित किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान फीड को टैंक से प्री हीटर तक ले जाने के लिए एक पंप का उपयोग किया जाता है। प्री हीटर में मिश्रण को उसके बॉइलिंग पॉइंट से ठीक नीचे दबाव में गर्म किया जाता है। टावर में प्रेशर प्री हीटर के प्रेशर से कम होता है, इसलिए जब फीड डिस्टिलेशन कॉलम में प्रवेश करता है तो वह बॉयल होने लगता है। उबलते तरल से वेपर, जिसमें मुख्य रूप से फीड में हल्के घटक होते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम में ऊपर की ओर उठने लगते हैं और बाकी लिक्विड, जिसमें मुख्य रूप से फीड में भारी घटक शामिल होते हैं, टावर से नीचे की ओर जाने लगते हैं और नीचे एकत्र हो जाते हैं। इसमें से कुछ लिक्विड को बॉटम प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है और कुछ को रीबॉयलर नामक एक उपकरण में गर्म किया जाता है जो टावर के निचले हिस्से से जुड़ा होता है। रीबॉयलर आमतौर पर एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसे लाइटर को वाष्पीकृत करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कॉलम के बॉटम में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। रीबॉयलर से वेपर या कुछ मामलों में वेपर और लिक्विड का मिश्रण टावर में पुनः प्रवेश करता है। वाष्प फिर टावर में ऊपर उठती है। इन वाष्पों और उनमें मौजूद हीट को अक्सर बॉयल अप कहा जाता है। कठोर बॉयल अप टावर में होने वाली डिस्टिलेशन प्रक्रिया के लिए आवश्यक गर्मी प्रदान करता है। टावर में ऊपर उठने वाले वेपर को एक कंडेंसर में ले जाया जाता है, जिसका उपयोग कंडेंसर का उद्देश्य वाष्पों को ठंडा और संघनित करके लिक्विड बनाना होता है। कंडेंसर से लिक्विड एक रिसीवर या अकुमुलेटर में प्रवाहित होता है। रिसीवर लिक्विड के लिए एक भंडार प्रदान करता है। रिसीवर से तरल का एक हिस्सा टावर के टॉप पर वापस पंप किया जाता है और इसका एक हिस्सा टावर के ओवरहेड प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है। मित्रों, अभी तक हमने डिस्टिलेशन प्रणाली का एक सिंपल उदाहरण देखा। सभी डिस्टिलेशन प्रणालियां एक जैसी नहीं होती है, लेकिन उनमें से अधिकांश में बुनियादी उपकरण होते हैं जिन्हें
हमने अभी डिस्टिलेशन प्रणाली के केंद्र में देखा वह डिस्टिलेशन टावर है। मूल रूप से डिस्टिलेशन टावर में डिस्टिलेशन प्रक्रिया की एक श्रृंखला होती है या फिर एक दूसरे के ऊपर खड़ी होती है। डिस्टिलेशन की प्रक्रिया को कभी कभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनेशन कहा जाता है और डिस्टिलेशन टावर को कभी कभी फ्रैक्शनेटर कहा जाता है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एक टावर में विभिन्न स्तरों पर होता है। यह एक प्रकार के डिस्टिलेशन टावर के अंदर का एक सरलीकृत चित्रण है। यह टावर वेपर्स और लिक्विड को अलग करने के लिए ट्रे का उपयोग करता है जिन्हें सीव ट्रे कहा जाता है। ट्रे पूरे टावर में अलग अलग ऊंचाइयों पर फिट होते हैं। ये देखिए ट्रे का नजदीकी दृश्य। इसमें जो गैप दिख रहे हैं इन्हीं गैप के द्वारा वेपर्स ऊपर की ओर एक ट्रे से दूसरे ट्रे की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक ट्रे पर चारों ओर वियर प्लेट होते हैं जो ट्रे पर एक खास ऊंचाई तक लिक्विड को होल्ड करके रखते हैं। लिक्विड जो ओवरफ्लो होता है वह डाउन कमर होते हुए नीचे वाले ट्रे तक पहुंचता है। इस प्रकार लिक्विड नीचे की ओर बहता रहता है। जब ऊपर की ओर बढ़ने वाली वेपर और नीचे की ओर बहने वाला लिक्विड प्रत्येक ट्रे पर संपर्क में आते हैं तो वेपर अपनी कुछ हीट लिक्विड को ट्रांसफर कर देते हैं। मित्रों, यहाँ पर दो चीजें होती है। पहला, वेपर के भारी घटक ठंडे हो जाते हैं और लिक्विड में कंडेंसेट हो जाते हैं और दूसरा, लिक्विड के हल्के घटक उबल जाते हैं। इसके बाद फिर वाष्प अगली ट्रे की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया जारी रहती है बढ़ते वेपर में हल्के कंपोनेंट्स की हाइयर कंसंट्रेशन और भारी कंपोनेंट्स की लोअर कंसंट्रेशन होती है। तो इस प्रकार डिस्टिलेशन प्रक्रिया प्रत्येक ट्रे पर दोहराई जाती है क्योंकि वेपर टावर तक बढ़ती है। मित्रों, सभी डिस्टिलेशन टावरों को बिल्कुल एक ही जैसा डिजाइन नहीं किया होता है। हालांकि प्रत्येक टावर को 3 बुनियादी खंडों में विभाजित किया जा सकता है। मिडिल भाग वह है जहाँ फीड टावर में प्रवेश करती है और फीड का कुछ हिस्सा वेपोराइज हो जाता है। इस वेपोराइजेशन को आमतौर पर फ्लशिंग के रूप में जाना जाता है। इसलिए टावर के इस खंड को अक्सर फ्लैश जोन कहा जाता है। फ्लैश जोन के ऊपर के भाग को रेक्टिफिकेशन सेक्शन कहा जाता है। टावर के इस हिस्से में हल्के घटकों की सांद्रता बढ़ जाती है। फ्लैश जोन के नीचे टावर के भाग को स्ट्रिपिंग सेक्शन कहा जाता है। इस सेक्शन में हल्के कंपोनेंट्स या वेपोराइज भारी लिक्विड से अलग हो जाते हैं। यदि डिस्टिलेशन टावर पूरी तरह से काम करता है तो यह शुद्ध प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेगा। दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसा नहीं होता है। हल्के उत्पादों में आमतौर पर कुछ भारी अंश होते हैं और भारी उत्पाद में आमतौर पर कुछ हल्के अंश हो जाते हैं। इसे कभी कभी ओवरलैप कहा जाता है। मित्रों, डिस्टिलेशन प्रणाली के रूप में हम उत्पादों की शुद्धता को अधिकतम करने में मदद करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते हैं। इनमें से एक तरीका को रिफ्लक्सिंग कहा जाता है। डिस्टिलेशन के टॉप से आने वाली वाष्प कंडेंसर में संघनित होती है और फिर एक रिसीवर में एकत्र होती है। रिसीवर से तरल का कुछ हिस्सा टावरों के ओवरहेड प्रोडक्ट के रूप में भंडारण या संयंत्र में अन्य इकाइयों में भेजा जाता है। शेष लिक्विड को टावर के टॉप पर वापस पंप कर दिया जाता है। जो तरल पदार्थ टावर में दोबारा डाला जाता है उसे एक्सटर्नल रिफ्लक्स कहा जाता है क्योंकि इसमें लिक्विड होता है जिसे कंडेंसर में भेजा जाता है। बाहरी रिफ्लक्स टावर के टॉप पर लिक्विड की तुलना में ठंडा होता है
क्योंकि बाहरी रिफ्लक्स टावर के टॉप को ठंडा करता है। भारी अंशों से बना गाढ़ा लिक्विड टावर के नीचे बहता है और इस बीच इसे इंटरनल रिफ्लक्स के रूप में जाना जाता है। जबकि टावरों का शीर्ष अभी भी इतना गर्म है कि हल्के अंश और वेपर को बनाए रखा जा सकता है। वेपर टावर के टॉप से खींचकर कंडेंसर में चला जाता है। ऐसा करने से ओवरहेड प्रोडक्ट की शुद्धता बढ़ जाती है, क्योंकि भारी अंशों से बने वेपर्स को कंडेंस्ड करने से वे टावर के टॉप से निकलने वाली वेपर की स्ट्रीम से बाहर आते हैं। मित्रों, प्रोडक्ट की शुद्धता को अधिकतम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक अन्य विधि को रीबॉयलिंग कहा जाता है। टावर से निकाला गया नीचे का तरल पदार्थ रीबॉयलर नामक हीटर में भेजा जाता है। बॉटम का बचा हुआ तरल टावर्स बॉटम उत्पाद के रूप में भंडारण या संयंत्र की अन्य इकाइयों में भेजा जाता है। रीबॉयलर प्राप्त लिक्विड को गर्म करता है ताकि वेपर और लिक्विड का मिश्रण बन जाए। सिस्टम के आधार पर या तो वेपर और लिक्विड के मिश्रण को फिर से टावर में डाल दिया जाता है। हॉट वेपर के कारण नीचे के लिक्विड में कोई भी हल्का अंश वाष्पीकृत हो जाता है और टावर के टॉप में चला जाता है। इससे बॉटम उत्पाद में हल्के अंशों की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार रीबॉयलर डिस्टिलेशन प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हीट का बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। मित्रों, हम जिस प्रकार की प्रणाली पर चर्चा कर रहे हैं उसमें फीड को पहले से गर्म करके आपूर्ति की गई गर्मी उचित डिस्टिलेशन के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए टावर में हल्के अंशों को वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त हीट प्रदान करने के लिए रीबॉयलर की आवश्यकता होती है ताकि उत्पाद विनिर्देशों को पूरा कर सके। हालांकि सभी डिस्टिलेशन टावर एक ही मूल कार्य करते हैं, परंतु सभी इंटरनल कंपोनेंट समान नहीं होते हैं। एक प्रकार के टावर वाष्प और तरल को अलग करने के लिए ट्रे का उपयोग करते हैं, जिन्हें ट्रे कॉलम कहा जाता है। ट्रे कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके कार्य क्षमता भी अलग अलग होती है। अब हम लोग कुछ प्रकार के और देखेंगे। आइए मित्रों, एक टावर से शुरुआत करें जो बबल कैप वाली ट्रे का उपयोग करता है। प्रत्येक होल एक कैप से ढके हुए होते हैं, जिन्हें बबल कैप कहा जाता है। प्रत्येक बबल कैप में कई स्लॉट होते हैं और प्रत्येक ट्रे में वेपर्स को फैलाने के लिए कई बबल कैप होते हैं। इससे लिक्विड और वेपर के बीच अधिकतम संपर्क सुनिश्चित होता है ताकि अधिकतम हीट ट्रांसफर हो सके। एक अन्य प्रकार के टावर जिसे पैक टावर कहा जाता है, इसमें बबल कैप ट्रे के बजाय पैकिंग नामक उपकरणों की परतें होती है। पैकिंग कई प्रकार की है। कुछ टावरों में ऐसे खंड होते हैं जो बेलनाकार छल्लों से भरे होते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इसे राइस के रूप में जाना जाता है। एक अन्य प्रकार की पैकिंग को बर्ल सैंडल के रूप में जाना जाता है। पैकिंग लिक्विड को तोड़ देती है ताकि यह बड़ी मात्रा में सतह क्षेत्र पर बह सके। इससे अधिक लिक्विड वेपर के संपर्क में आ जाते हैं और वेपर से लिक्विड में हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। पैकिंग मुख्य रूप से चीनी मिट्टी, तांबे, एल्युमिनियम और लोहे सहित कई अलग अलग सामग्रियों की बनी होती है। मुख्य आवश्यकता यह होती है कि सामग्री टावर में लिक्विड पदार्थ और उन परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए जिनके तहत टावर संचालित होते हैं। इसको देखिए, यह डिस्टिलेशन टावर से प्राप्त एक प्रकार की पैकिंग का एक भाग है। इसे पैकिंग ग्रिड कहा जाता है। प्रत्येक परत और ग्रिड में वेपर के लिए पैकिंग के माध्यम से टावर तक जाने के लिए जगह होती है। इन सतहों पर लिक्विड पदार्थ बहता है जो टावर से नीचे बहते समय लिक्विड को प्रभावित करता है। पैक और ग्रिड एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है
जहां वेपर्स और लिक्विड के बीच संपर्क हो सकता है ताकि हीट ट्रांसफर अधिकतम हो सके। अब हम लोग टेम्परेचर के महत्व को समझेंगे। डिस्टिलेशन प्रणाली के संचालन के लिए टेम्परेचर कंट्रोल महत्वपूर्ण है। लिक्विड मिश्रण के हल्के घटकों को वेपोराइज करने और वेपर में भारी घटकों को न्यूनतम रखने के लिए सही टेम्परेचर आवश्यक है। यदि सिस्टम में कुछ बिंदुओं पर टेम्परेचर या तो बहुत अधिक या बहुत कम है तो स्वीकार्य उत्पादों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। आइए अब डिस्टिलेशन प्रणाली में कई बिंदुओं पर गौर करें जहां टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि हम यह ध्यान में रखते हैं कि मिश्रण एक बाइनरी लिक्विड मिश्रण का संदर्भ देगा, जो एक मिश्रण है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। टावर के शीर्ष पर टेम्परेचर से शुरुआत होगी। टावर के टॉप का टेम्परेचर टावर के ऑपरेटिंग प्रेशर पर वांछित ओवरहेड प्रोडक्ट के बॉइलिंग टेम्परेचर पर या उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। यदि टावर के शीर्ष पर टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे अधिक है तो भारी कंपोनेंट्स वेपोराइज हो जाएंगे और टावरों से लिक्विड पदार्थ बहने के बजाय ओवरहेड उत्पाद का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी ओर यदि टावर के शीर्ष पर टेम्परेचर कम है तो हल्के कंपोनेंट्स वेपोराइज हो जाएंगे, परंतु कुछ हल्के घटक तरल के रूप में बने रहेंगे और टावर के नीचे तैरने लगेंगे। टावर के बॉटम का टेम्परेचर भी महत्वपूर्ण है। टावर के बॉटम का टेम्परेचर आमतौर पर भारी घटक के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा नीचे होता है। यदि टावर के बॉटम का टेम्परेचर बहुत अधिक है तो अधिक भार घटक वेपोराइज हो जाएंगे और टावर के टॉप की ओर जाने लगेंगे। यदि टावर के बॉटम का तापमान बहुत कम है तो हल्के घटक वाष्पीकृत होकर टावर के ऊपर चले जाएंगे। एक अन्य स्थान जहाँ तापमान नियंत्रण महत्वपूर्ण है वह है फीड पॉइंट पर टेम्परेचर। फीड पॉइंट पर टेम्परेचर मिश्रण के बॉइलिंग पॉइंट की सीमा के भीतर होना चाहिए। फीड पॉइंट पर टेम्परेचर फीड ट्रे के तापमान के करीब होना चाहिए। फीड ट्रे का तापमान टावर में इसके भौतिक स्थान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए टावर में फीड ट्रे जितनी नीचे दिखाई देगी उसका टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा। यदि फीड पॉइंट पर टेम्परेचर आवश्यकता से अधिक है तो अधिक भारी घटक वेपोराइज हो जाएंगे और टावरों से नीचे जाने के बजाय टावर के ऊपर चले जाएंगे। दूसरी ओर यदि फीड पॉइंट का टेम्परेचर बहुत कम है तो कुछ लाइटर कंपोनेंट तो ऊपर जाएंगे पर कुछ बॉटम में भी रह जाएंगे। मित्रों, डिस्टिलेशन प्रणाली में विभिन्न बिंदुओं पर टेम्परेचर महत्वपूर्ण है। टेम्परेचर के बीच संबंध भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे सामग्री टावर में ऊपर जाती है टेम्परेचर घटता जाता है। डिस्टिलेशन टावर के नीचे से ऊपर तक तापमान में धीरे धीरे होने वाली कमी को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट को टावर के नीचे के टेम्परेचर और टावर के टॉप पर के तापमान के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। उचित टेम्परेचर ग्रेडियंट बनाए रखने के लिए सिस्टम में महत्वपूर्ण बिंदु के टेम्परेचर को नियंत्रित किया जाना चाहिए। डिस्टिलेशन प्रणाली में टेम्परेचर आमतौर पर 3 तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। पहला तरीका है प्री हीटर का उपयोग करके फीड मिश्रण के तापमान को नियंत्रित करना है। यह फीड पॉइंट पर तापमान को नियंत्रित करता है। टावर के निचले भाग का टेम्परेचर रीबॉयलर द्वारा जोड़ी गई ऊष्मा की मात्रा से नियंत्रित होता है। इस अतिरिक्त हीट को बॉयल अप कहा जाता है। टावर के टॉप पर टेम्परेचर को ओवरहेड रिसीवर से टावर में वापस पंप किए गए ठंडे तरल की मात्रा या टेम्परेचर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे रिफ्लक्स रेट कहा जाता है। रिफ्लक्स रेट बढ़ने से टावर के शीर्ष पर टेम्परेचर कम हो जाता है। कुछ डिस्टिलेशन प्रणालियों में ऐसे उपकरण होते हैं जिन्हें पंप अराउंड के नाम से जाना जाता है। अराउंड अप पंप का उद्देश्य टावर से गर्म तरल को निकालना और कूलर के माध्यम से पंप करना है। फिर ठंडे तरल को टावर में
ऊंचे स्तर पर दोबारा डाला जाता है। आसपास एक पंप अतिरिक्त रिफ्लक्स के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि प्रेशर लिक्विड के उबलते तापमान को प्रभावित करता है। यह डिस्टिलेशन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि डिस्टिलेशन प्रणाली सही नहीं है तो उत्पाद की शुद्धता कम हो सकती है। टावर का प्रेशर अक्सर ओवरहेड रिसीवर पर स्थिर प्रेशर कंट्रोल वाल्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह वाल्व रिसीवर में एकत्रित वेपर और किसी भी गैर संयंत्रित उबलने वाली गैसों को छोड़कर दबाव को नियंत्रित करता है। कुछ मामलों में एक वैक्यूम सिस्टम टावर के दबाव को नियंत्रित करने के लिए रिसीवर से गैसों को खींचता है। एक अन्य प्रेशर जो एक ऑपरेटर के लिए महत्वपूर्ण है वह है टावरों का डिफरेंशियल प्रेशर। टावर के नीचे के दबाव और टावर के टॉप पर दबाव के बीच का अंतर है। दबाव में यह अंतर वाष्प के प्रवाह के कारण होता है। टावर में वाष्प प्रवाह के बिना कोई अंतर दबाव नहीं होता है। आमतौर पर यदि टावर के ऊपर वाष्प की गति कम हो जाती है तो अंतर दबाव यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर भी कम हो जाएगा, और यदि वाष्प के टावर के ऊपर चढ़ने की दर बढ़ती है तो अंतर दबाव यानी डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ जाएगा। डिफरेंशियल प्रेशर में परिवर्तन यह संकेत दे सकता है कि कोई समस्या मौजूद है। उदाहरण के लिए डिफरेंशियल प्रेशर में वृद्धि इस बात का संकेत हो सकती है कि फीड दर बहुत अधिक है। टावर में प्रवेश करने वाली बहुत अधिक फीड ओवरलोड हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ जाएगा और टावर इस मामले में डिजायर्ड सेपरेशन करने में असमर्थ हो जाएगा। फीड दर को कम करना आवश्यक होगा। अब टावरों के डिफरेंशियल प्रेशर में परिवर्तन अन्य समस्याओं के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ता है तो उबलने की दर बहुत अधिक हो सकती है। दूसरे शब्दों में रीबॉयलर या बहुत अधिक वाष्प या वाष्प तरल मिश्रण टावर में वापस आ सकता है। बॉयलर कैलिब्रेट को कम करके इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। एक और समस्या जो टावर के डिफरेंशियल प्रेशर को प्रभावित कर सकती है वह है कंडेंसर दक्षता में कमी। यदि कंडेंसर ट्यूब बंद है या कंडेंसर के माध्यम से पर्याप्त ठंडा पानी नहीं बह रहा है तो कंडेंसर का दबाव बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप टावर से कंडेंसर तक वाष्प का प्रवाह बढ़ जाएगा और टावर का वाष्प प्रवाह भी कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि टावर का टॉप प्रेशर बढ़ जाएगा और डिफरेंशियल प्रेशर कम हो जाएगा। यदि कंडेंसर समस्या का संदेह है तो कंडेंसर की जांच की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अब टावरों के डिफरेंशियल प्रेशर में बदलाव के हमारे द्वारा पहचाने गए कारणों के अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसलिए सुधारात्मक कार्रवाई करने से पहले किसी भी स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। इन तरीकों में से एक को रिफ्लक्स कहा जाता है। टावर के टॉप से आने वाले वेपर को एक कंडेंसर में संघनित किया जाता है और फिर एक रिसीवर में एकत्र किया जाता है। रिसीवर से तरल का एक हिस्सा भंडारण के लिए भेजा जाता है या संयंत्र में अन्य इकाइयों को टावरों के ओवरहेड प्रोडक्ट के रूप में भेजा जाता है। शेष तरल को टावर के शीर्ष पर वापस पंप कर दिया जाता है। टावर में पुनः प्रविष्ट होने वाले लिक्विड पदार्थ को एक्सटर्नल रिफ्लक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिक्विड होता है और एक्सटर्नल रिफ्लक्स कंडेंसर का उपयोग इस विषय के टॉप में लिक्विड की तुलना में ठंडा होता है। इस प्रकार हमने डिस्टिलेशन प्रक्रिया के टेम्परेचर और प्रेशर दो प्रमुख कारकों को देखा। मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि हम टेम्परेचर और प्रेशर की अलग अलग चर्चा किए, परंतु ये दोनों एक साथ काम करते हैं। डिस्टिलेशन प्रक्रिया को ठीक से काम करने के लिए ये दोनों कारक सही होने चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों, हम लोगों ने डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर होने वाले कुछ रोचक ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।